वेलकम टू जीएसएससी सीजीएल। तो जीएसएससी सीजीएल के लिए हम लोग जो साहित्य के लिए हिंदी साहित्य है इस पे अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे और इसका सिलेबस देखेंगे हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य के सिलेबस में आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले ये जानना है, इसमें 3-4 खंड है। सबसे पहले आपका हो गया ये भाषा का खंड। इसमें आपको हिंदी भाषा जो है इसकी उत्पत्ति, इसके विभिन्न रूप, भाषा विज्ञान, साहित्य सिद्धांत, इन सभी के बारे में पढ़ना है। यह आपका पहला टॉपिक होगा। उसके बाद हमारा जो आता है वो साहित्य है। साहित्य में हम पढ़ेंगे, आप उपन्यास पढ़ेंगे, कौन कौन सा उपन्यास पढ़ना है, कुछ नाटक हमें पढ़ने हैं, कहानियां पढ़नी है, और उसके अलावा हमें फिर व्याकरण पे भी जाना है, जिसमें व्याकरण में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, और कुछ मुहावरे भी पढ़ना है हमें। तो देखिए सिलेबस जो कुछ भी है, सिलेबस इसका ना तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें इसे पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी की उत्पत्ति, कोई भी भाषा जो होती है सर्वप्रथम वो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है यह हमें जानना है। एक ही दिन में कोई भाषा पूरी तरह से परिशिष्ट नहीं हो जाती है, यह एक लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए हजारों वर्षों की प्रक्रिया चलती है। तो इस आधार पे हिंदी की उत्पत्ति हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से हुई। अगला जो टॉपिक है वो है पुरानी हिंदी अवहट्ट। हिंदी जो अपने वर्तमान स्वरूप में है वो संस्कृत, संस्कृत के बाद आपको पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद जो काल आया हिंदी का वो काल था आपका अवहट्ट का। यानी हम कह सकते हैं कि अपभ्रंश के बाद का जो काल रहा वो अवहट्ट हिंदी का रहा। तीसरा है डिंगल। देखिए ये जो डिंगल साहित्य है, डिंगल भाषा है, ये आपको बहुत कुछ, आपको जो है राजस्थान के, आप पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाएंगे, जो मारवाड़ के पास का इलाका है, वहां पे ये भाषा काफी बोली जाती है, आज भी बोली जाती है। और 1000 ईस्वी के बाद का जो साल था उसमें डिंगल में काफी साहित्य की रचना भी हुई। आप इस बात को देखेंगे। डिंगल भाषा। अब डिंगल भाषा के बारे में आप लोगों को एक लग रहा होगा इसका नाम ऐसा डिंगल क्यों पड़ा। आपने सुना है आप लोगों ने डिंग मारना या डिंगे हाँकना, आज भी हम लोग कहते हैं ना वो काफी डिंगे मार रहा है। तो ये जो चारण कवि थे, ये चारण कवियों ने काफी अपने आश्रयदाता के लिए रचनाएं की जिनको डिंगल भाषा कहा जाता है। यानी कि उनके आख्यान में लंबी लंबी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आश्रयदाता के लिए प्रशस्ति लिखना, ये सारे डिंगल भाषा आती है। उसके बाद भाषा के विभिन्न रूप। अब यहां पे भाषा के विभिन्न रूप आप देखिएगा। भाषा के विभिन्न रूप में रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा। आप लोगों को क्लियर है? देखिए कोई भी जो भाषा होती है उसमें सबसे पहले रचना होती है। रचना यानी शिष्ट साहित्य की रचना होती है। आप जो आमतौर पे बोलचाल की भाषा रहती है, या फिर जिनमें साहित्य लिखा जाता है, या फिर जो कार्यालयों की भाषा रहती है, या फिर आप विभिन्न संचार साधनों में
जो भाषाओं का उपयोग करते हैं वो भाषाओं के स्वरूप में थोड़ा थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्या आप वैसे ही भाषा का उपयोग करते हैं जैसा कि आप कार्यालय लेखन में करते हैं? नहीं। या आप जिस तरह से साहित्य लिखते हैं ये थोड़ी औपचारिक भाषा होती है, तो इनके स्वरूप में कुछ ना कुछ हमेशा अंतर बना रहता है। सारी ये भाषाएं एक ही भाषा के रूप है पर इनका स्वरूप अलग है। अब आप देखिए रचनात्मक भाषा। रचनात्मक भाषा वो भाषा हुई जिसमें आपका शिष्ट साहित्य की रचना हुई। फिर आगे आप आइए राष्ट्रभाषा। देखिए राष्ट्रभाषा को कोई आप स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी देश में एक जब बहुत बड़े क्षेत्र में कोई एक भाषा बोली जाती है तो उसको राष्ट्र भाषा कहते हैं। यानी एक तरह से आप समझिए कि उसको स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस, यानी समाज के एक बहुत बड़े तबके में उस भाषा की स्वीकृति है। ये हमारी हो गई राष्ट्रभाषा। आप देख सकते हैं हमारे देश में हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। आमतौर पे अगर आप जाएंगे तो कहीं भी हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ है हिंदी राजभाषा है, पर यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा कोई एक आप समझ सकते हैं कि यह एक औपचारिक शब्द नहीं है। यह समाज में कम्युनिकेशन करने के लिए, एक बड़े क्षेत्र में पूरे देश में बातचीत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। संपर्क भाषा। देखिए संपर्क भाषा हुई आमतौर पे एक क्षेत्र में कई तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले रहते हैं। उसमें से आप अगर देखें तो एक संपर्क भाषा आती है। संपर्क भाषा यानी जिसमें मैक्सिमम लोग कम्युनिकेट आपस में करते हैं। इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो हिंदी भी काफी बड़ी मात्रा में संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। आप दक्षिण भारत में ही जाइए तो वहां भी अब हिंदी थोड़ी बहुत संपर्क भाषा के रूप में चल रही है। लेकिन अगर हम बृहत्तर पैमाने पर देखेंगे तो हमारे देश में अंग्रेजी जो है ये संपर्क भाषा के रूप में है। साथ ही आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए तो भी आपको ये बातें दिखेंगी कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी से हमारा बहुत कुछ काम चल जाता है। एक ये संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। चाहे आप जा रहे हो यूएसए जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, अफ्रीकन कंट्रीज जा रहे हैं, आपका अंग्रेजी से काफी हद तक काम चल जाता है। बातें क्लियर हो गई? चलिए उसके बाद आती है हमारी संचार भाषा। देखिए संचार भाषा, संचार के आज के टाइम में कई साधन है। आपने देखा होगा समाचार पत्र है या फिर आपको पत्र पत्रिकाएं हैं या फिर अब तो इंटरनेट का भी जमाना है। काफी कुछ इंटरनेट से हमें सूचनाएं मिलती हैं। तो आप इन सभी जगह देखेंगे तो जो संचार भाषा है उसमें भी हिंदी का उपयोग होता है। हालांकि अभी इंटरनेट में अगर आप देखें तो हिंदी का संचार के भाषा के रूप में बहुत ज्यादा आपको प्रतिशतता नहीं दिखेगी, लेकिन तब भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो अब हिंदी में आने लगी हैं और संचार के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी का शब्द भंडार, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। देखिए भाषा के ये जो चार है, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, अगर आप देखेंगे तो तत्सम शब्द वे हुए जो कि संस्कृत निष्ठ होते हैं। तद्भव जो होते हैं वो आपको
संस्कृत से हमारी भाषा में आए हुए शब्द हैं, और देशज शब्द की उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई, और विदेशज जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी के शब्द जो प्रयुक्त होते जा रहे हैं वो विदेशज शब्द हो गए। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है, देखिए, भाषा विज्ञान। भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन। देखिए, यहां पे हम कई सारी भाषाओं की, हिंदी भाषा की हम आमतौर पे भाषा विज्ञान में हम यहां हिंदी भाषा के ही संबंध में पढ़ेंगे। तो भाषा की परिभाषा जानेंगे, हिंदी भाषा की कैसी उत्पत्ति हुई, कैसे विकास हुआ, इसमें कैसे कैसे ध्वनि परिवर्तन होता है और कैसे अर्थ परिवर्तन होते हैं, ये सारे कुछ हम आपको देखेंगे। अगला टॉपिक है साहित्य सिद्धांत। साहित्य सिद्धांत में है आपके काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। देखिए, इस टॉपिक को आप देखिए, यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार। देखिए, काव्य प्रयोजन पे अगर बात की जाए तो हर रचना को करने के पीछे कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है, वो काव्य प्रयोजन होता है। उसके बाद रस, छंद और अलंकार पढ़ेंगे। रस में कई तरह के रस होते हैं, आप शांत रस पढ़ा होगा, करुण रस पढ़ा होगा, विभत्स रस पढ़ा होगा, है ना, इतने सारे, बहुत सारे टाइप के रस हैं। उसके बाद हम छंद पढ़ेंगे, वार्णिक छंद पढ़ेंगे, मात्रिक छंद पढ़ेंगे, एक बड़ा सा टॉपिक है, इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फिर अलंकार देखेंगे। अब आपको लगता है ये अलंकार क्या होता है, देखिए, आपने सुना होगा अलंकरण, यानी किसी चीज को सुसज्जित करना। अब भाषा जिस रूप में है उसको अगर हम सजाए नहीं तो कोई उसका महत्व नहीं रह जाता है। अलंकरण एक, सच कहा जाए तो वो भाषा का गहना है। तो यहां पे हम अलंकार पढ़ेंगे, इसमें शब्द अलंकार पढ़ेंगे, अर्थालंकार पढ़ेंगे। जब उस टॉपिक पे आएंगे तो हम सारे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत देखेंगे। चलिए, पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत को हम देखेंगे। इनमें हम आपको प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नाल्ड, आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, इन सारे के हम सारे आपको सिद्धांत देखेंगे, एक एक करके देखेंगे और साहित्य के बारे में उनके क्या विचार हैं उनको देखते हुए चलेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होगा, एक एक करके चलेंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे हम। आगे आइए, प्रयोजन मूलक हिंदी। चलिए, प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? जिस कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए जब हम कोई भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। अगर देखा जाए तो प्रयोजन मूलक हिंदी में आपको कार्यालयी हिंदी आ जाएगी, एक कार्यालय में जिसका उपयोग किया जाता है, या जनसंचार के लिए हिंदी हो गई, या फिर वैज्ञानिक भाषा के लिए हिंदी, या फिर आप विधि या कानून के क्षेत्र में जो भाषा होती है वो हो गई, या पत्रकारिता के लिए जो भाषा, यानी कि हमारे जो क्षेत्र विशेष के स्पेसिफिक प्रयोजन है उनके लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। यहां पे हम, लेकिन जो आपके सिलेबस में यहां पे है, मूलतः देखिए, हम अवधारणा में तो हम प्रयोजन मूलक हिंदी के सारे रूपों को देखेंगे, पर मुख्यतः यहां प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पणी, प्रारूपण, प्रतिवेदन, यही सब पे देखना है। तो प्रशासनिक पत्राचार आप समझ रहे होंगे, यानी कि प्रशासन के क्षेत्र में जो सभी
पत्र किस तरह के लिखे जाते हैं, औपचारिक पत्र हुए, अनौपचारिक पत्र हुए, ये सारे हम आपको देखेंगे, है ना। कार्यालयीय लेखन, सारे ये कुछ आ जाएंगे। उसका संक्षेपण, यानी कि एक बड़े किसी भी गद्य को या हमारे पास जो गद्यांश है उसको कंसाइज फॉर्म में इस तरह से लिखना है कि उसकी भाव वस्तु कम से कम शब्दों में आ जाए, परंतु जो वह भाव बताना चाह रहा है उस गद्य के तहत वो परिवर्तित ना हो, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह आपका हो गया। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन है, देखिए साहित्य। देखिए साहित्य में है ये हमारा काव्य। अब इसमें काव्य में हमारे निर्धारित कवि विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण। देखिए आपको करीब ये 7 कवि हैं, इनके बारे में पढ़ना है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इनकी सारी रचनाएं पढ़नी है तो उतना नहीं पढ़ रहा है हमें इन कवियों की जीवन वृत्ति पढ़ना है, जीवनी पढ़ना है, उनकी मुख्य रचनाएं पढ़नी है। और उसके बाद हो सकता है कि आपको जब जीएसएससी का आप हिंदी साहित्य का एग्जाम दे तो इनके कुछ 1-2 पद आपको दिए जा सकते हैं और कहा जा सकता है ये किसकी रचना है। तो इंपॉर्टेंट इनकी जो उक्तियां हैं या कुछ रचनाएं हैं हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे। ऐसे भी सिलेबस में यहां स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि इनकी हमें इस रचना को पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला आ गया हमारा काव्य वीथी। इसमें आपके निर्धारित कवि हैं। देखिए यहां पे कौन कौन से कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल। चलिए तो आपको दिख रहे होंगे यहां करीब करीब कितने कवि दिख रहे हैं वह, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलिए 11 है। हमें इनकी कवियों की काव्य वीथी में क्या पढ़ना है, इनका जीवन वृतांत पढ़ना है। सबसे पहले जीवन वृतांत पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं क्या थी। उसके बाद ये किस धारा के कवि थे ये भी हमें देखना है। और एक एक कवि को करते हुए हम चलेंगे। इनकी जीवनी से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन थी उनके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा कि ये रचना किसकी है, आप बतावे। सपोज दैट निराला की ही कोई एक रचना दे दिया, जैसे जूही की कली किसकी रचना है, ऐसा प्रश्न आ गया तो हमारे निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। उसके बाद या फिर महादेवी वर्मा का कुछ दिया जा सकता है। इनकी एक कोई रचना दे दी जाएंगी, 2 पंक्तियां दे दी जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा कि ये किसकी रचना है। तो आप यहां पे अगर आप देखें तो इन कवियों में जो आपको सबसे ज्यादा दिखेगा ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। देखिए ये चारों जो हमारे कवि हो गए ये तो छायावाद के कवि हो गए। अब हो सकता है आप लोगों को कुछ समस्या हो, अभी सिलेबस में हम लोग वहां तक नहीं गए हैं कि छायावाद क्या है। जब आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आप जाएंगे कि भक्ति काल, रीति काल, उसके बाद जो आया ये छायावाद का काल था, है ना। उसमें आप समझेंगे कि ये छायावाद क्या है। तो ये छायावाद के ये चारों जो हैं ये स्तंभ माने जाते हैं। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनसे तो सबको ही परिचित ही होंगे। सबसे पहले अगर कहा जाए तो खड़ी बोली में रचना इन्होंने ही करना आरंभ किया। फिर हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं, फिर नागार्जुन, अज्ञे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल। देखिए अब जैसे अज्ञे हमारे हैं, इनकी एक रचना आप अज्ञे के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तार सप्तक,
जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास में आएंगे तो अज्ञे के बारे में पढ़ेंगे। ये तार सप्तक के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में अज्ञे हमारे आ जाते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और उसके बाद धूमिल। धूमिल की एक काफी महत्वपूर्ण रचना है संसद से सड़क, और इस रचना को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि काफी कुछ जो है ये रचना आज के वर्तमान में संसदीय प्रणाली में कितनी सही सही फिट बैठती है। तो ये आपने देख लिया। आगे हम आते हैं। चलिए, अब ये हमारा आ गया उपन्यास। देखिए, हमें उपन्यास में 3 उपन्यास पढ़ने हैं। एक है हमारा गोदान, एक है मैलांचल, और एक राग दरबारी। आप देख रहे हैं इस बात को, यानी हमारे पास 3 रचनाएं हैं ये उपन्यास की। हमारे हो गए ये गोदान, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की, काफी महत्वपूर्ण रचना है गोदान। मुझे तो लगता है कि आप लोग सबको इससे परिचित तो होंगे ही, गोदान से करीब आप लोग हैं। गोदान, इस पे तो फिल्म भी काफी पहले बन चुकी है आपकी। गोदान बहुत पुरानी फिल्म है, आप लोगों ने देखा है? कभी यूट्यूब पे देखा कीजिएगा सर्च करके। अगर आप एक ओवरव्यू देख लेंगे तो कुछ समझने में आपको आसानी होगी। गोदान की कहानी, ये प्रेमचंद जो थे, कहीं ना कहीं ये आपको 1930 के दशक चल रहा था तब का, और कहीं ना कहीं ये प्रगतिवाद से प्रेरित थे हमारे प्रेमचंद। तो हमारे जो ग्राम्य समाज का उन्होंने चित्रण किया है इस गोदान में, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि उन्हें कितनी अच्छी समझ थी हमारे ग्राम्य जीवन की। गोदान में 2 कथाएं पैरेलल रूप से चल रही हैं। एक आपको शहर की कथा मिलेगी और एक ग्राम की कृषक जीवन की कहानी है। और ये कहीं ना कहीं अंतिम में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि दोनों कथाओं को कुछ कुछ जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो काफी कुछ आपको भारतीय ग्राम्य समाज को सीखने को, समझने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इसकी प्रासंगिकता आज भी भारतीय समाज में विद्यमान है। कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे, काफी आनंद आएगा आपको पढ़ने में, साहित्य में। उपन्यास को मैं तो कहूंगा, देखिए, जब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको उपन्यास जो है, मैं तो जो पढ़ा रहा हूं, पढ़ा ही रहा हूं, साथ ही साथ आप ये 3 उपन्यास की जो पुस्तकें हैं इन्हें आप खरीद ले। और रोज, अभी से हम मान के चलते हैं 70 दिन हमारे पास हैं, मान लेते हैं, चलिए कुछ कम हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है, पर अभी हम 70 दिन मान के चलते हैं। 70 तो मान सकते हैं ना, चलिए उतना मान लेते हैं। तो इसमें हमारे आ गई है गोदान। इसमें आपको करना क्या है, जब खाली समय मिले, रात को सोते समय या सवेरे 3-4 बजे सवेरे अगर आप उठ जाते हैं तो आप पुस्तक को पढ़ते चलिए और इस तरह से साथ साथ चलिएगा। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, ये सीजीएल जो है एमसीक्यू बेस्ड है। आप कितना जानते हैं, क्या जानते हैं, कितनी समझ है, क्या आपके लिखने का कौशल है, ये सारी बातें अच्छी हैं। बट जहां कहीं भी एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा, आपका ये रहना चाहिए कि समहाउ मुझे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आप पढ़ते जाएं, याद करने के लिए आप जरूर लिखें, लिखना तो जरूरी है, साथ ही साथ एमसीक्यू का भरपूर अभ्यास करें। अब देखिए, अभ्यास करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके ये जो सबकॉन्शियस माइंड में है ना, कहीं ना कहीं वो रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एग्जाम के में आपको लग रहा हो सकता है, अरे मैं तो ये भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ हो, पता नहीं क्या हो गया,
बट कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपका पड़ा हुआ रहेगा ना, वो स्ट्राइक करेगा। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। विदाउट प्रैक्टिस आप बहुत विद्वान बन सकते हैं, बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं, बट इफ यू हैव टू क्रैक द एग्जामिनेशन, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्या? सबसे जम के मैं अभ्यास करूंगा। अब अभ्यास कहां से आप कर सकते हैं? कई स्रोत है हमारे पास, बाजार में कई किताबें एमसीक्यू बेस्ड, इस पे आपको मिल जाएगी। या फ्री में आप देखेंगे तो पीजीटी या नेट के लिए भी बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, आपको इन सब पे मिल जाएंगे, आप उनका अभ्यास कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद अगला है हमारा मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का। तो फणीश्वर नाथ रेणु आप सभी जानते हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं और आंचलिकता के क्षेत्र में इनका काफी नाम है। आंचलिक कहानियां, अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये आंचलिक कहानियां क्या होती हैं, ऐसा कुछ है? आंचलिक कहानियां, देखिए आंचलिक कहानियां जो होती है ना, वो किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए उसको आधार बना के लिखी जाती है। और आप जब वहां पे उस आंचलिकता को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहां के रीति रिवाज, भोजन शैली, बोलने का ढंग, सब कुछ काफी काफी आपको वहां पे दिखेगा कि एक स्पेसिफिक पैटर्न लिया हुआ है। यही आपको आंचलिक कहानियां दिखती है। आप देखेंगे जब ये फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानियां, तो एक पूर्णिया जिला है, हालांकि अब ये जो क्षेत्र है जिसके संबंध में लिखा गया है, ये एक मेरीगंज कस्बे का नाम आता है पूर्णिया जिले का, उसी के आसपास की सारी कहानी है। गांव में कैसे अंधविश्वास है, एक डॉक्टर प्रशांत आते हैं, कैसे इलाज करते हैं, गांव में अंधविश्वास को देखते हैं। फिर गांव में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या जाति आधारित समाज है, या कैसी कैसी राजनीति हो रही है। भाषाओं को देखेंगे तो बिल्कुल वहां की स्पेसिफिक भाषा शैली है, स्पेसिफिक कहीं ना कहीं, मतलब कि जो उनका बोलने का लय है, या फिर बोलने के लिए जो कुछ ऐसे शब्द का भी प्रयोग किया गया है जो आमतौर पे बाकी जगह हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते, उसी क्षेत्र विशेष में होते हैं। इसलिए ये आंचलिक कहानियों की श्रेणी में आता है। आंचलिक उपन्यास है, काफी फेमस उपन्यास है मैलांचल। तीसरा है राग दरबारी। देखिए आप जरूर पढ़िए इस उपन्यास को, राग दरबारी मैं कहूंगा। और राग दरबारी शिलाल शुक्ल का लिखा हुआ है, काफी अच्छे ये आप साहित्यकार थे, पढ़ेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा। और आमतौर पे बहुत क्लियर कट तो नहीं लिखा गया है कि ये किस क्षेत्र विशेष से, लेकिन जब आप वहां के सारी बातों को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, अक्षरशः पढ़ेंगे, एक एक पंक्तियों को पढ़ेंगे, तो होगा कि ये उत्तर प्रदेश के ये अवध क्षेत्र की ही आधार बना के ये उपन्यास लिखा गया। और जो श्रीलाल शुक्ल थे, ये प्रशासनिक अधिकारी थे उत्तर प्रदेश सरकार में ही, और उन्हें काफी अच्छी समझ है। और ग्राम्य जीवन, वहां की राजनीति का उन्होंने जो वर्णन किया है, आपको काफी मजा आएगा। एक इंटर कॉलेज है, छंगामल इंटर कॉलेज, इसमें आप पढ़ेंगे, उसको आधार बना के सारा उपन्यास लिखा गया है। और एक वैद्य जी हैं जो कॉलेज के संस्थापक हैं, और सारी कहानी कैसे कैसे गांव में राजनीति होती है, कैसे कॉलेज में राजनीति का अड्डा बना हुआ है, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। किस तरह से समाज में, शिक्षा विभाग में, प्रशासन में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, सब कुछ आपको यहां देखने को मिलेगा। यानी कि आप देख सकते हैं ये करीब करीब 50-60 के दशक की लगभग में ये उपन्यास लिखा गया था। और आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके तत्व तो आज भी हमारे जीवन में विद्यमान है। आप पढ़िए इसे, काफी आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए
चलिए, अभी एक कहानियां है हमारी। देखिए, कहानियां आपको क्या क्या पढ़नी है। मधुआ, ये जनशंकर प्रसाद की कहानी है। देखिए, कहानियों में आपको क्या करना है। मधुआ, ठाकुर का कुआं, नीलम देश की राजकन्या, परिंदे, दिल्ली में एक मौत, वापसी, अभिशप्त, मिशपाल। ये आपको करीब करीब 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहानियां पढ़नी है। और ये मैं कहूंगा कि अपेक्षाकृत ये काफी आसान सेक्शन है। आप नेट पे भी कहानी को खोजेंगे, अगर इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा। आप रोजाना मैं कहूंगा 2 दिन में एक कहानियों को पढ़ें, इनके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, और एमसीक्यू के प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपसे आराम से बनेंगे। देखिए, मैं हमेशा कहना चाहूंगा, आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कितना कुछ भी आप पढ़ ले, प्रैक्टिस करना कभी ना छोड़े। एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस कभी ना छोड़े। जब तक आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं फील होगा कि जो होना चाहिए कि नहीं मैं जाऊंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, वो कॉन्फिडेंस आपको फील नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं, जो कुछ भी पढ़े एमसीक्यू का पूर्ण रूप से जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। बार बार एक बात मैं दोहराऊंगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस पूरी करें। चलिए, अब ये 3 नाटक हमें पढ़ने हैं। भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे। चलिए, इन तीनों नाटक के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। ये जो हमारा भारत दुर्दशा है, भारतेंदु द्वारा लिखा हुआ है। ये ब्रिटिश काल में जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो क्या क्या यहां पे कुव्यवस्था आ चुकी थी, भारत की संस्कृति का किस तरह पतन होने लगा, इसको करीब 6 नाटक के अंकों के जरिए, नाटक के 6 अंकों के जरिए हमारे भारतेंदु जी ने वर्णित किया है। अगला है ध्रुव स्वामिनी। ये आपको गुप्त काल से संबंधित नाटक है। ये आपको गुप्त काल में आपने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के भाई रामगुप्त। तो ये जो रामगुप्त जो थे, उसने शादी कर ली थी, उनका विवाह हुआ था ध्रुव स्वामिनी से, परंतु कहीं ना कहीं वो चंद्रगुप्त के ही प्रेम में थी। और रामगुप्त जो था, निर्बल के साथ ही कहीं ना कहीं निकृष्ट शासक भी था। किस तरह से रामगुप्त को गद्दी से हटाया गया और शक सम्राट की हत्या की गई, और फिर चंद्रगुप्त ने राजभार संभाला, सबों का वर्णन है इस ध्रुव स्वामिनी नाटक में। आधे अधूरे, ये तो मोहन राकेश का नाटक है। और जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो एक बात जो आपको समझने को मिलेगी, एक स्त्री, एक वर्किंग फीमेल जिसके पति का व्यापार बहुत पहले नष्ट हो गया और अब वह विशेष कुछ कार्य नहीं करता है, घर में आर्थिक तंगी है, और उस आर्थिक तंगी से जूझते हुए घर और बाहर में सामंजस्य तो बैठा के वो चलती है, और कई पुरुषों के भी संपर्क में वो आती है। और जो इसमें एक सबसे बड़ी बात दिखाई गई है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। ना वो अपने पति में एक संपूर्ण पुरुष को प्राप्त कर पाई, ना वो जिन अन्य पुरुषों के संपर्क में आई। तो कहीं ना कहीं आधे अधूरे यही दिखाना चाहता है कि जो कोई भी पुरुष उसके संपर्क में आए, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, उसकी जो जरूरतें थी, वो किसी एक से वो कभी पूर्ण ना हो सकी। वो कहीं ना कहीं, इसलिए नाटक की रचना ही की गई है आधे अधूरे शीर्षक के तहत। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास। हम ये पढ़ेंगे आपको। हिंदी साहित्य का इतिहास 2 पुस्तकें हैं। देखिए, एक रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर नागिन का
भी हिंदी साहित्य का इतिहास है। देखिए इनको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ जो हमें ध्यान देना है, क्या क्या देना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कहां से शुरू हुआ, तो हम देखेंगे इसमें नाटक हुआ, एकांकी हुआ, फिर या संस्मरण, या फिर आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र, ये सारे कुछ हम देखेंगे। या फिर काव्य में हम ये तो हमने बात की आपको जो हिंदी साहित्य के गद्य का है। आमतौर पर जितने भी गद्य की रचना हुई है हिंदी साहित्य में वे आधुनिक काल में ही हुई है। और फिर इसमें हिंदी काव्य जो है वो सारे उनका इतिहास हम देखेंगे, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आधुनिक कविता, नई कविता, ये सारा कुछ हम देखेंगे आपको। देखिए अब यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें आपको जितने सारे भी टॉपिक्स हैं पढ़ने के बाद हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव का भरपूर आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रश्न आसानी से तभी आपसे बनेंगे। व्याकरण में ज्यादा नहीं पढ़ना है, सब कोई आप लोग पढ़ते ही आए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, तो ये सब आप देख रहे हैं। बस ये हमारा सिलेबस है। तो हम टारगेट तो 70 दिनों का भी हम रखते हैं, 70 दिनों में हमें इस टारगेट को पूरा करना है। और देखिए मैं आप लोगों से एक उम्मीद रखता हूं कि भाषा विज्ञान तो साथ साथ हम लोग पढ़ते ही चलेंगे, पर जो कहानी और उपन्यास है मैं तो पढ़ाऊंगा ही, आप लोग स्वयं भी पढ़ते जाएं साथ साथ में इन 70 दिनों में। इससे ये जो प्रक्रिया है जब ये पैरेलल चलेगी तो काफी आसानी होगी और आप को एग्जाम क्रैक करने में काफी सुविधा होगी। ठीक है, तो ये हमारा सारा हुआ, हमने सिलेबस आज आपको बताया हिंदी साहित्य का। अगले दिन हम शुरुआत करेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक है आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपको जो थोड़ा है वीडियो बड़ा हो गया इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। हिंदी की उत्पत्ति अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, हिंदी की उत्पत्ति पढ़ेंगे और कैसे हिंदी की उत्पत्ति सबसे पहले संस्कृत से हुई, उसके बाद अपभ्रंश आए, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, आधुनिक खड़ी बोली, सारा कुछ पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और बिल्कुल एग्जाम क्रैक करेंगे। सही बात है, पढ़ना ही नहीं है, एमसीक्यू भी बनाना है, एग्जाम भी क्रैक करना है। क्लियर आप सबों को? ठीक है, ओके, थैंक यू।